हिंदी की सीरीज़ में हम इससे पहले 9th, 10th, 11th, 12th की हिंदी के सोर्स क्वेश्चन सारे कर चुके हैं। आज हम 8th क्लास हिंदी शुरू करने वाले हैं। उसमें आपका फर्स्ट लेसन है लाख की चूड़ियाँ। यह लिखा गया है कामता नाथ जी के द्वारा। स्टूडेंट्स, लाख की चूड़ियाँ जो लिखा गया है कामता नाथ जी के द्वारा, उनका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक का नाम पूछा हुआ क्या था। तो स्टूडेंट्स, लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक का नाम था कामता नाथ जी। बदलू काका लेखक को क्या बनाकर देता था? बदलू काका लेखक को रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देते थे। नेक्स्ट आपका, गांव के बच्चे बदलू को किस नाम से पुकारते थे? तो गांव के बच्चे भी बदलू काका को बदलू काका ही कहकर पुकारते थे, यानी कि गांव के बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे। बदलू काका किस धातु की चूड़ियाँ बनाता था? जैसे आपका चैप्टर ही है लाख की चूड़ियाँ, तो बदलू काका जी लाख की चूड़ियाँ बनाना पसंद करता था और लाख की चूड़ियाँ वह बनाता था। मुंगेरिया बदलू के किस काम आती थी? मुंगेरिया जो है वो चूड़ियों को गोल बनाने में काम आती थी। मुंगेरिया चूड़ियों को गोल गोल बनाने में काम आती थी। बदलू बेलन पर चूड़ियाँ चढ़ाकर उसे किस दृष्टि से देखता था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बदलू बेलन पर चूड़ियाँ चढ़ाकर उसे किस दृष्टि से देखा करता था? तो बदलू बेलन पर चूड़ियाँ चढ़ाकर उसको नववधू की बाजू की भांति देखा करते थे। बदलू चूड़ियों के बदले में लोगों से क्या लेता था? बदलू जी चूड़ियों के बदले में लोगों से अनाज लेते थे। बदलू को किस से ज़्यादा चिढ़ थी? कांच की चूड़ियों से ज़्यादा चिढ़ थी, क्योंकि वह लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। बदलू के अनुसार कहाँ की औरतें मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं? तो बदलू के अनुसार जो नगर की औरतें होती हैं वो अपने मर्दों का हाथ पकड़ सड़कों पर घूमती हैं। बदलू काका लेखक की खातिर कैसे करता था? बदलू काका जब लेखक उनके गांव जाता था, फिर वो बदलू काका के घर जाते थे लेखक जी, तो उनका स्वागत गांव के जो गाय का दूध होता था उसकी मलाई उतार कर उसको खाने के लिए देते थे। तो गाय के दूध की मलाई से उनका स्वागत करते थे। नेक्स्ट है, लेखक एक लंबी अवधि तक मामा के गांव में क्यों नहीं गया? कि लेखक पहले हर छुट्टियों में मामा घर जाता था, लेकिन अब बहुत लंबी अवधि से वह मामा के गांव में क्यों नहीं गया? क्योंकि पिता की बदली अब दूर हो गई थी। पिताजी की बदली दूर होने के कारण जो लेखक है वो अपने मामा के गांव नहीं गया था। लेखक ने बदलू काका को अपना नाम क्या बताया था? लेखक ने बदलू काका को अपना नाम बताया स्टूडेंट्स जनार्दन। लेखक ने बदलू काका को अपना नाम क्या बताया? जनार्दन बताया था। जब लेखक बदलू काका से लंबी अवधि के बाद मिलने के लिए गया तो किस बीमारी से पीड़ित बताया गया था? फसली खांसी से। लेखक ने अपने आप को फसली खांसी से मजबूर बताया, जिससे वह गांव में नहीं आ सका। बदलू काका की बेटी का नाम पूछा हुआ है, तो बदलू काका की बेटी का नाम था स्टूडेंट्स रज्जो। बदलू ने अपनी गाय क्यों बेच दी थी? क्योंकि अब काम बंद हो गया था और इसलिए उन्हें अपनी गाय को बेचना पड़ा, यानी कि काम बंद होने के कारण बदलू काका ने अपनी गाय को बेच दिया था। रज्जो ने जो चूड़ियों का जोड़ा पहना हुआ था वह किसके लिए बनाया गया था? वह जमींदार की बेटी के लिए बनाया गया था स्टूडेंट्स। बदलू कौन से वृक्ष के नीचे बैठकर अपना काम किया करते थे? तो बदलू काका नीम के वृक्ष के नीचे बैठ के अपना काम करते थे। नेक्स्ट है, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता है। या बदलू व्याकरण में का किस रूप का प्रयोग हुआ बदलू में? तो देखो स्टूडेंट्स, सारे गांव में बदलू, बदलू यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह बदलू व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट लेसन स्टूडेंट्स आपके पास बस की यात्रा, और यह लिखा गया है हरिशंकर परसाई जी के द्वारा। नेक्स्ट लेसन आपका बस की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया है? हरिशंकर परसाई जी के द्वारा। इसमें बस की सड़कों पर चलाने के लिए जो पुरानी बसें होती हैं उनकी तरफ उनके मालिकों का ध्यान नहीं होता और वो इतनी कमज़ोर होती है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इसलिए हरिशंकर परसाई जी ने इसमें बस के ऊपर करारा व्यंग्य किया हुआ है कि उनके मालिकों का बसों की तरफ ध्यान नहीं होता और वो कितनी खचाड़ा बसें होती हैं, उनके टायर कैसे होते हैं, सारी झज्जर वो गिरने को होती हैं। तो इस लेसन के अंदर
हमारे मालिकों पर व्यंग्य किया गया है, जो बस चलाने वाले मालिक हैं। किसके द्वारा किया गया? हरिशंकर परसाई जी के द्वारा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, बस की यात्रा पाठ के लेखक का नाम पूछा हुआ है। तो बस की यात्रा लेखक का नाम है स्टूडेंट्स हरिशंकर परसाई जी। कितने मित्रों ने तय किया कि शाम की बस से चलेंगे? तो एक वह खुद और उसके 4 अन्य मित्र, टोटल 5 व्यक्तियों ने, यानी कि कितने मित्रों ने तय किया कि शाम की बस से चलेंगे? तो टोटल 5 मित्रों ने तय किया कि शाम की बस से सतना चलेंगे। लेखक और उसके मित्रों ने कहाँ के लिए बस पकड़ी थी? लेखक और उसके मित्रों ने सतना के लिए बस पकड़ी थी स्टूडेंट्स। कहाँ के लिए? सतना के लिए बस पकड़ी थी। लोगों ने लेखक और उसके मित्रों को कौन सी बस में न जाने की सलाह दी थी? लेखक ने लेखक और उसके मित्रों को शाम वाली बस से ना जाने के लिए मना किया था। लेखक ने व्यंग्य में पुरानी बस को किसके योग्य बताया था? कि पुरानी बसें तो हमारी इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी पुरानी हो चुकी है, तो पूजा के योग्य हैं। तो लेखक ने पुरानी बसों को पूजा के योग्य बताया था। कौन सी बस अपने आप चलती हैं? जो वयोवृद्ध है, सबसे पुरानी बसें हैं वो क्या हैं? अपने आप चलती हुई प्रतीत होती हैं। नेक्स्ट है, बस की यात्रा पाठ निम्न में से कौन सी विधा के अंदर लिखा हुआ है? इनमें से बस की यात्रा कौन सी विधा है? तो व्यंग्य है एक, क्योंकि जो बस की यात्रा है उसमें बसों के मालिकों के ऊपर बसों की जो हालत है उसको देखकर एक व्यंग्य कसा गया है, इसलिए बस की यात्रा एक व्यंग्य विधा है। हमें बेटों की तरह गोद में लेकर चलेंगी, ये शब्द किसने कहे थे? डॉक्टर मित्र ने कहे थे स्टूडेंट्स कि हमें बेटों की तरह गोद में लेकर चलेंगी, ये शब्द डॉक्टर मित्र ने कहे थे। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? असहयोग आंदोलन स्टूडेंट्स महात्मा गांधी जी ने चलाया था। बस के प्रथम बार एकाएक रुकने का कारण था पेट्रोल की टंकी में छेद होना, कि बस जो है पहले एकाएक रुक जाती है, उसका मेन रीज़न यही था कि पेट्रोल की टंकी में छेद होगा, पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। बस के अतिरिक्त और किसे अपना दुश्मन समझ रहा था? लेखक बस के अतिरिक्त जो पेड़ है उनको भी अपना दुश्मन समझ रहे थे। लेखक ने पुरानी बस की तुलना किससे की है? लेखक ने पुरानी बस की तुलना एक वृद्धा से की है स्टूडेंट्स। प्राणांत का मतलब होता है प्राणों का अंत हो जाना, यानी कि मृत्यु। प्राणांत का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? प्राणों का अंत यानी कि मृत्यु हो जाना। नेक्स्ट है, बियाबान में किसकी अंत्येष्टि करनी पड़ती है? तो बियाबान में बच्चों वृद्धा बस की अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। कहाँ पहुंचकर बस का टायर फिस हो गया? पुलिया पर पहुंचकर बस का टायर फिस हो गया। लेखक ने कहाँ पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी? लेखक ने पन्ना पहुंचने की उम्मीद स्टूडेंट छोड़ दी थी। तो सेकंड लेसन भी हमारा कंप्लीट होता है। आइए हम थर्ड लेसन के बारे में शुरू करते हैं। स्टूडेंट थर्ड लेसन है हमारा दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती के बारे में लिखा गया है भगवती चरण वर्मा जी ने द्वारा। तो दीवानों की हस्ती जो हमारी कविता है यह लिखी गई है भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा। आइए हम दीवानों की दुनिया के बारे में बढ़ते हैं कि दीवाने किस प्रकार से मस्ती करते हुए एक खुशी का आलम लेकर संसार में आगे बढ़ते रहते हैं। वो किसी का पीछे जो खुशी को मतलब देखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, और वो किसी को भी पीछे छोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना ही उनका मेन मकसद होता है। और वो किसी भी प्रकार की असफलता को लेकर नहीं बैठते, असफलता से सफलता मिलती है। इसलिए आइए हम दीवानों की हस्ती के बारे में इस लेसन में पढ़ते हैं। दीवानों की हस्ती लिखा गया है हमारा स्टूडेंट्स भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा। तो दीवानों की हस्ती कविता है। कौन सी विधा के बारे में पूछा? क्या है? कविता है। कवि का नाम पूछा हुआ, कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा जी। दीवानों के साथ साथ क्या चलता है? मस्ती का आलम भी दीवानों के साथ साथ चलता है स्टूडेंट्स। दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं? दीवाने दूर उड़ाते चलते हैं। दीवाने क्या बनकर आते हैं? दीवाने उल्लास बनकर आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, वे किस रूप में बह चलते हैं? वे यहाँ पर आंसू के लिए प्रयोग किया गया है कि जो वे है वो आंसू के रूप में बह चलते हैं। दीवाने संसार को क्या लुटाते हुए आगे बढ़ते हैं? दीवाने संसार को प्यार लुटाते हुए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छंद शब्द का अर्थ पूछा हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है? तो स्वच्छंद शब्द का मतलब होता है स्वतंत्र। दीवाने अपने हृदय में
कैसी निशानी ले जाते हैं, दीवाने अपने हृदय में स्टूडेंट्स असफलता लेकर जाते हैं। कभी न रुकने वाले को किसे कहा गया है, देशवासियों को रुकने वाले कहा गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका, दीवानों को किसने बांधा था, दीवानों को स्वयं ने ही बांधा था। दीवानों की हस्ती कविता में कैसे लोगों की दुनिया के स्वतंत्र प्यार हो गया है, भीख मंगों की दुनिया से। दीवानों की हस्ती में भीख मंगों की दुनिया से स्वतंत्र प्यार हो गया है। मस्ती का आलम साथ चला, इस वाक्य में आलम का अर्थ पूछा हुआ है, तो आलम का अर्थ है स्टूडेंट्स यहाँ पर दुनिया। आलम का अर्थ क्या है इसमें कि मस्ती का आलम साथ चला, या आलम का मतलब है स्टूडेंट्स दुनिया। स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ लेसन है भगवान के डाकिए, और भगवान के डाकिए जो है वो एक कविता ही है, और यह कविता हमारी रामधारी ऋषि दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। यानी कि भगवान के डाकिए जो है वो रामधारी ऋषि दिनकर के द्वारा एक कविता लिखी गई है, और इस कविता में भगवान के डाकिए जो है वो पक्षी और बादल को बताया गया है कि किस प्रकार हमारे पक्षी और जो बादल होते हैं वो एक जगह का जो आलम है, एक जगह की जो मस्ती है, जो एक जगह के संदेश है, वो दूसरी जगह किस प्रकार पहुँचाते हैं और किस प्रकार उनका आनंद लेते हैं। इसके अलावा यहाँ इस लेसन में पेड़ पौधे, सरोवर, समुद्र, पर्वत, इन सभी को भी संदेश पहुँचाने के विषय में इनका वर्णन किया गया है। किस प्रकार से पृथ्वी एक बाग के फूलों की सुगंध जो होती है वो दूसरे पार पहुँचाती है, ये सारा भगवान के डाकिए दिनकर जी के द्वारा व्याख्या की गई है। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भगवान के डाकिए नामक कविता में कवि का नाम पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट्स भगवान के डाकिए में दिनकर जी यानी कि रामधारी ऋषि दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। किनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, तो पक्षी और बादल की लाई गई चिट्ठियाँ जो है वो पेड़ पौधे पानी बाँचते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों को नहीं समझता, जो मानव है वो पक्षी और बादलों की चिट्ठियों को नहीं समझता। मनुष्य पक्षी और बादल की चिट्ठियों से केवल क्या समझ सकता है, एक देश दूसरे देश को सुगंध भेजता है, वह चीज़ सिर्फ समझ सकते हैं। पक्षी एक देश के सौरभ को दूसरे देश में कैसे लेकर जाते हैं, पक्षी अपनी पंखों के द्वारा एक देश का स्वर दूसरे में लेकर जाते हैं। एक देश का भाव दूसरे देश में कैसे पहुंचता है, बादल के रूप में। देखो पक्षी पंखों के द्वारा लेकर जाएंगे संदेश, और जो बादल है वो भाव के रूप में। भगवान के डाकिए कविता का मुख्य संदेश क्या है, विश्व बंधुत्व की भावना यानी कि आपस में भाईचारे की भावना ही इस कविता का मेन संदेश है। भगवान के डाकिए कविता के अंतर्गत पक्षियों की आंखों पर क्या गिरता है, पक्षियों की आंखों पर स्टूडेंट सौरभ गिरता है। नेक्स्ट लेसन स्टूडेंट्स हमारा फिफ्थ, क्या निराश हुआ जाए। पांचवा लेसन हमारा 8th क्लास का, क्या निराश हुआ जाए। और क्या निराश हुआ जाए हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि जीवन में हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जो भी कठिनाई हमारे जीवन के अंदर आती हैं उनका हमें डट कर सामना करना चाहिए। उन कष्टों को उठाते हुए हमें आगे ईमानदारी सच्चाई से आगे बढ़ेंगे तो अब ज़िंदगी में कभी भी निराश नहीं होंगे। हमें निराश न होकर ज़िंदगी में लगातार आगे बढ़ते रहना है, जिससे हम ज़िंदगी के अंदर सफल हो सके, अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके। लेसन 5th में फर्स्ट क्वेश्चन आपका, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक का नाम पूछा स्टूडेंट्स। तो क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। लेखक का मन स्टूडेंट्स भ्रष्टाचार के कारण बैठ जाता है। किसमें अधिक दोष दिखाई देता है, ऊंचे पदों पर बैठे लोगों में। जो लोग ज़्यादा ऊंचे पदों पर बैठे हैं उनमें दोष दिखाई देता है। एक बहुत बड़े आदमी लेखक में किसे सुखी व्यक्ति बताया गया है, जो कुछ नहीं करता। लेखक सोचता है कि जो कुछ नहीं करता वह सबसे सुखी व्यक्ति है। लेखक ने मानव महासमुद्र किसे कहा है स्टूडेंट्स। लेखक ने मानव महासमुद्र भारतवर्ष के लिए प्रयुक्त किया गया है। आज के युग में कौन पिस रहा है, तो आज के युग में मेहनती और ईमानदार लोग पिस रहे हैं। आज के युग में कौन फल फूल रहा है बच्चों, तो आज के युग में जूट और फरेब का रोजगार फल फूल रहा है।
लेखक के अनुसार ईमानदारी को किसका पर्याय समझा जाता है? लेखक के अनुसार आजकल ईमानदारी को मूर्खता का पर्यायवाची समझा जाता है। भारतवर्ष में कैसी वस्तु के संग्रह को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता? जो भौतिक वस्तुएं होती है संसार की, उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। लेखक की दृष्टि से मनुष्य कौन सा गुण महान है? लेखक की दृष्टि से जो आंतरिक गुण होते हैं वही ज़्यादा महान होते हैं। भारतवर्ष में सदा किस संयम के बनने के लिए आपस में बांध कर रखने का प्रयास किया गया है? तो क्रोध और विलासिता से आपस में बांध कर रहने का वर्णन इस कविता के अंदर स्टूडेंट्स किया गया है। भारतवर्ष सदा किसके धर्म के रूप में देखा जाता है? तो भारतवर्ष सदा ही कानून के धर्म के रूप में देखता रहा है। लेखक ने समाज के लिए किस में रस लेना बुरा कहा गया है? तो लेखक ने समाज के लिए बुराई को लेना ज़्यादा बुरा बताया गया है। टिकट बाबू ने लेखक को कितने रुपए लौटा दिए थे? तो टिकट बाबू ने लेखक को 90 रुपये लौटा दिए थे स्टूडेंट्स। लेखक ने किस घटना को ठगी और वचना को अन्य घटनाओं से अधिक शक्तिशाली बताया था? टिकट बाबू वाली घटना को देखकर। बस का कंडक्टर साइकिल लेकर कहाँ गया था? बस का कंडक्टर दूसरी बस को लेने के लिए कहाँ गया था? साइकिल लेकर चले गए थे। चेहरे की हवाइयाँ उड़ने का अर्थ क्या है स्टूडेंट्स? चेहरे की हवाइयाँ उड़ने का अर्थ है घबरा जाना। चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाना, इसका मतलब है घबरा जाना। नेक्स्ट है, किस कवि ने अपने गीत में धोखे या नुकसान के अवसर भगवान को स्मरण करने की बात कही गई है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने धोखे या नुकसान के अवसर भगवान को याद करने की बात कही गई है। लेखक के बच्चों के दूध और पानी कौन लेकर आता है? बस का कंडक्टर जो होता है वह लेखक के बच्चों के दूध और पानी लेकर आता है। इस पाठ में लेखक कैसे विचार प्रकट हुए हैं? इस पाठ में लेखक के लिए आशावादी दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया है। क्या निराश हुआ जय पाठ में लेखक ने रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए क्या गलती की? 100 रुपये की। कितने रुपये दिए? 100 रुपये। 6 लेसन स्टूडेंट्स हमारा है, यह सबसे कठिन समय नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं लिखा गया है जया जादवानी जी के द्वारा। और इस कविता में कवि ने बताया गया है कि हमें उसमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी मुश्किलों से देखकर पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें ज़िंदगी में हमेशा आशावादी होना चाहिए कि ज़िंदगी में कोई भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। अगर हम आशावादी होंगे तो ही ज़िंदगी को अच्छी प्रकार से जी पाएंगे, तो ही ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। हमेशा ही जीवन में आशा और विश्वास कायम करके रखना है। तो आशा और विश्वास के बारे में भी जया जादवानी जी ने यह सबसे कठिन समय नहीं में बताया गया स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेसन आपका यह इसमें 6th में कि यह सबसे कठिन समय नहीं कविता की रचयित्री का नाम पूछा हुआ है कि यहाँ पर कवित्री का रचयित्री का नाम क्या है? जया जादवानी जी हैं। चिड़िया ने अपनी चोंच में क्या दबाया हुआ है? चिड़िया ने अपनी चोंच में स्टूडेंट्स तिनका दबाया हुआ है। नेक्स्ट है, चिड़िया तिनका लेकर कहाँ जाना चाहती थी? तो स्टूडेंट चिड़िया तिनका को लेकर अपने अधूरे घोंसले में तिनका तिनका करके अपना वह घोंसला पूरा करना चाहती हैं। इस तिनके को लेकर चिड़िया अपने घोंसले में जाती है जो उसका आधा अधूरा पड़ा हुआ है। गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए कौन बैठा हुआ था? तो हाथ बैठे हुए थे गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए। रेलगाड़ियाँ कहाँ तक जाती है? अपने गंतव्य स्थान रेलगाड़ी जाती हैं। सूरज का डूबना किसका प्रतीक माना गया है? सूरज डूबेगा तो बच्चे या बड़े क्या करेंगे? घर लौट जाने का समय हो जाएगा। तो सूरज डूबने का यहाँ पर घर लौट आने का प्रतीक माना गया है। सर्दियों में नानी किसकी कहानी सुनाती थी? छोटे बच्चों को सर्दियों में नानी कहानी सुनाती आई है। कविता में बस किसकी खबर लेकर आती है? बचे हुए लोगों की खबर यहाँ पर बस लेकर आती है स्टूडेंट्स। यह सबसे कठिन समय नहीं इस प्रकार की कविता है। इसमें आशावादी रहने के लिए स्टूडेंट्स बोला गया है कि हमें जीवन में आशावादी रहना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए। अगर हम आशावादी होंगे तो ही ज़िंदगी के अंदर सफल रह पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इतने क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर करने थे। बाकी हम लेसन जो बचे हुए क्लास के हमारे हिंदी के वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।